हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण की विधियां, जहां से टेट और सी टेट में हर बार 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण की विधियों से वही पॉइंट पढ़ेंगे जो पॉइंट सीधे तौर पर आपके एग्जाम में रखे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप पूरी पीडीएफ एक बार देख लीजिए। ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करके उपलब्ध करा दी जाएगी, ध्यान से देख लीजिए। फिर शुरू करते हैं। इसके बाद इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछी जाएंगी उन्हीं को ऐड किया है, तो ध्यान से देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड किए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो ध्यान से देखिएगा। शिक्षण की विधियां, दोस्तों पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि शिक्षण की विधियां होती क्या हैं। तो अगर हम सरल भाषा में कहें कि विद्यार्थियों को कोई भी विषय वस्तु सरलता से समझाने के लिए, कोई भी चीज विद्यार्थियों को सरलता से समझाने के लिए जिन विधियों को अपनाया जाता है वो शिक्षण की विधियां कहलाती हैं। ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में उसकी शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी पाठ्यक्रम होता है, जब उसका शिक्षण किया जाता है तो सबसे पहले उसकी जो शिक्षण विधियां हैं वो अपनाई जाती हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगला पॉइंट, शिक्षण विधियां अपनाते समय एक शिक्षक को शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आपके एग्जाम में सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। ये जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, जो कि आईक्यू लेवल हर बच्चे का अलग अलग होता है, रुचि सबकी अलग अलग होती है, समझने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। तो दोस्तों इसको जब कोई टीचर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, तभी शिक्षण विधियां कार्य करेंगी। अगला पॉइंट, जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की ने बच्चों के अधिगम के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कई सारी शिक्षण विधियां बनाई जिससे विद्यार्थी को समझने में और टीचर को समझाने में सरलता होती है। आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन विधि, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुकी है। इसके जनक कौन है? फ्रॉवेल। ध्यान से देख लीजिएगा, इसके जनक है फ्रॉवेल। पहला पॉइंट, इसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। दोस्तों इसमें खेल खिलाया जाता है और आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। बच्चे स्वयं से कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वयं से कार्य करें और सीखें। अगला पॉइंट, किंडरगार्टन विधि में किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं होता। दोस्तों इसमें कोई पुस्तक का प्रावधान नहीं होता, खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षार्थियों को डांटा और फटकारा नहीं जाता, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और सीखते हैं। शिक्षार्थी स्वतः क्रिया द्वारा सीखता है, यानी शिक्षार्थी स्वतः कार्य करता है और उससे अनुभव लेता है और उन्हीं से सीखता है। शिक्षार्थी गीतों, उपहारों और क्रियाओं द्वारा सीखता है। दोस्तों इसमें जो विद्यार्थी होता है वो गीतों के माध्यम से, उपहारों के माध्यम से और स्वतः ही क्रिया करके, स्वतः अनुभव करके सीखता है। वो स्वतंत्र होता है सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी विधि, दोस्तों इस विधि से भी सीधे तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इनकी जो जनक है वो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम मॉन्टेसरी विधि पड़ा। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। यह 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षार्थियों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल देता है। दोस्तों यह जो विधि होती है वो 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए विशेष उपयोगी होती है। अगला पॉइंट, इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है। दोस्तों इन विधियों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि इन विधियों में बालक जो है वो स्वतंत्र रहते हैं स्वतः कार्य करने के लिए, और स्वतः कार्य करके, अनुभव करके उसी से सीखते हैं, जिससे उनको कोई भी चीज जल्दी से सीखने में, समझने में सरलता होती है, यह समझ में आ जाती है। अगला पॉइंट, मॉन्टेसरी विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसको भी याद कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं और मांसपेशियों, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि, कई बार सीधे तौर पर केवीएस, DSSB, सीटेट, टेट सब में दोस्तों पूछी जा चुकी है। ध्यान से देखिए, इनके जो जनक है वो WH किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं इसको या परियोजना विधि भी बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट, इस विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। ये जो विधि होती है इसमें बालक को कोई कार्य करने के लिए या पूरा करने के लिए उसको दे दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, इस विधि के द्वारा, जो ये प्रोजेक्ट विधि होती है, इसके द्वारा शिक्षार्थियों में योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना यानी उसमें क्रिया करना, क्रियाशील रहना, उसका मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास होता है। अगला पॉइंट, परियोजना कार्य व्यक्तिगत या समूह में किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट विधि होती है इसमें जो परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य होता है वो समूह में किया जाता है या व्यक्तिगत किया जाता है। व्यक्तिगत या समूह दोनों में किया जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहानी विधि। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन सीधे तौर पर आपके एग्जाम में रखे जाते हैं। पहला पॉइंट, पर्यावरण विधि के अधिगम में यह विधि बड़ी उपयोगी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें अधिगम करवाने के लिए, सिखाने के लिए यह विधि बड़ी ही उपयोगी होती है। दूसरा पॉइंट, इस विधि के द्वारा कोई भी काम बड़ी आसानी से शिक्षार्थियों को दिया जा सकता है। दोस्तों कहानी विधि से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके जो सारे पॉइंट हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। दूसरे पॉइंट में, इस विधि के द्वारा कोई भी काम बड़ी आसानी से शिक्षार्थियों को दिया जा सकता है कहानी के माध्यम से। इस विधि के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई विषय वस्तु है जिससे छात्र रुचि नहीं लेता है, उबाऊ हो जाता है, उबने लगता है, तो उस विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यह विधि जो कहानी विधि होती है अधिगम के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करती है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानी विधि में जो कहानियां होती हैं उसमें व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं, जिससे जो विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनको सीखने में बहुत सारी मदद मिलती है और वो रुचि लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कहानी विधि के द्वारा बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण किया जा सकता है। दोस्तों कहानी में बच्चों के परिवेश को शामिल करके उनका समृद्ध चित्रण करेंगे तो बच्चे अपने परिवेश का जब समृद्ध चित्रण करेंगे, कहानी में सुनेंगे, तो उनको कोई भी चीज़ समझने में सरलता होगी। आगे बढ़ते हैं, इस विधि के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का विकास किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सृजनात्मकता का मतलब होता है, यानी इसका दूसरा नाम है रचनात्मकता, यानी किसी चीज की रचना करना, आविष्कार करना, विविध प्रकार की सोच रखना, ये दोस्तों सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाते हैं। और सौंदर्य बोध यानी प्रकृति की जो चीजें हैं हमारे परिवेश की, वो देखने में अच्छी लगे, भाव विभोर कर दें। तो इस विधि के द्वारा, कहानी विधि के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का विकास किया जा सकता है। अगला पॉइंट, यह बच्चों में रुचि और जिज्ञासा का विकास करती है। दोस्तों कहानी विधि में जब हम उसके परिवेश को शामिल करते हैं, उसके परिवेश का चित्रण करते हैं, तो बच्चों में रुचि और जिज्ञासा का विकास होता है, उनमें रुचि बढ़ती है और जिज्ञासा भी बढ़ती है सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक विधि। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह विधि करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन विधियों में ये चीज कॉमन है कि बच्चे खुद से करेंगे और खुद ही अनुभव करके सीखेंगे। अगला पॉइंट, इस विधि में शिक्षार्थी सदैव क्रियाशील रहता है। ध्यान दीजिएगा, इस विधि में शिक्षार्थी सदैव क्रियाशील रहता है और स्वयं कार्य करके ज्ञान अर्जित करता है, जिससे उसमें परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग जैसे कौशलों का विकास होता है। दोस्तों जब वो खुद कार्य करेगा तो उसमें आपस में जो दोस्तों कई लोग बैठ के सीखेंगे तो उसमें अवलोकन और सहयोग जैसे कौशलों का विकास होगा। ज्ञान अर्जित करेगा, खुद करके ज्ञान अर्जित करेगा तो जल्दी सीख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस विधि में शिक्षार्थी को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने में अवसर मिलता है। दोस्तों ये विधि बहुत ही उपयोगी होती है, क्रियात्मक विधि, क्योंकि इसमें बच्चे की जो रुचि होती है उसी के अनुसार कार्य करने को उसको अवसर मिलता है। जब बच्चे की रुचि जिस चीज़ में लगेगी उसी चीज़ को वो करेगा तो उससे ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। अगला पॉइंट, इस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है।
शिक्षक सिर्फ उस शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन ही करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा कि किसी चीज़ के लिए मना करे, बस उनका मार्गदर्शन करेगा, समझाएगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। बालक खुद से स्वयं से करके ही सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, ये कई बार आ चुकी है, इसको जरूर ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे आने की संभावना है इसकी। अन्वेषण विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। पर्यावरण में इसका बहुत ही महत्व है और इसके जनक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, ये जरूर याद कर लीजिएगा। कई बार सीधे तौर पर पूछा जा चुका है कि खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के जो जनक है वो कौन है, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। इसके पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, यह विधि स्वयं करके सीखना पर आधारित है। स्वयं करके बालक खुद ही अनुभव करेगा और खुद ही सीखेगा। इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं सूचना तथा सिद्धांतों की खोज के लिए अनेक प्रयोग करता है। दोस्तों, इसमें बालक खुद ही प्रयोग करता है और खुद ही सूचना एकत्रित करता है और खुद ही सिद्धांत बनाता है और सीखता है। आगे बढ़ते हैं। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है। दोस्तों, जो शिक्षक होता है वो सिर्फ मार्गदर्शक ही होता है, हस्तक्षेप नहीं करता किसी कार्य में, बालक खुद ही करके सीखता है। अगला पॉइंट, इस विधि के द्वारा क्या डूबा, क्या तैरा, हवा चीजों को कैसे गर्म या ठंडा करती है, परछाई कैसे बनती है आदि विषय वस्तु का अधिगम कराया जा सकता है, जिसके लिए बच्चे बहुत ही रुचि लेते हैं और बहुत ही जिज्ञासु होते हैं ऐसे प्रश्न पूछने के लिए। तो इस तरह की विषय वस्तु का अधिगम कराया जाता है ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि में। आगे बढ़ते हैं। भ्रमण विधि, दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भ्रमण विधि होती है यानी टहलना, घूमना, चीज़ों को देख देख कर, परिवेश की जो चीज़ें होती हैं उनको देख के अनुभव करना और सीखना। आइए पॉइंट देखते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करता है। दोस्तों, टहल करके ज्ञान को अर्जित करता है, चीज़ों को देख देख समझता है, देखने से ज़्यादा अनुभव होता है, ज़्यादा अच्छे से सीखता है। अगला पॉइंट, इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं। जब घूमते हैं, टहलते हैं, यानी उन्हें बगीचों में ले जाया जाता है तो वो देखते हैं तो प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं और उनसे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, दोस्तों इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस विधि में प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और सीखते हैं, यानी शिक्षक शिक्षार्थियों को सिखाते हैं, शिक्षक भी प्रश्न पूछ सकता है और शिक्षार्थी भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य, प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना होता है, उनकी जानकारी की जांच करना नहीं। दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तर विधि होती है इसमें शिक्षार्थी अपने विचार को प्रकट करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो यहाँ से ये शिक्षण की विधियाँ कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।